हेलो नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिश वैद्य। आई एम अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। नेचुरल बाईपास यानी कि ईईसीपी थेरेपी के ऊपर आज एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। ईईसीपी थेरेपी क्या है, किसको करवाना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, कॉस्ट कितनी होती है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। सो व्हाट इज ईईसीपी थेरेपी? इसका अगर पूरा नाम हम देखें तो उसको कहते हैं एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। जी हाँ, और ये एक सालों से चली आती हुई थेरेपी है। 20 to 30 इयर्स इसको हो गए। यूएस एफडीए अप्रूव्ड ये थेरेपी है हार्ट के पेशेंट्स के लिए। साथ साथ में किडनी के पेशेंट्स को भी ये बेनिफिट करती है। ब्रेन स्ट्रोक के बाद वाले पेशेंट्स को भी, जो इस्केमिक स्ट्रोक होता है उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। ओवरऑल पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इससे इंप्रूव होता है। ये थेरेपी यूएस एफडीए, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, यूरोपियन सोसाइटी फॉर कार्डियोलॉजी एंड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। तो ये कोई नुस्खा टोटका या कोई नई चीज़, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। हार्ट के पेशेंट के लिए काफ़ी विश्वसनीय, सालों से होती हुई थेरेपी है। समझते हैं कि ईईसीपी काम कैसे करता है। जी हाँ, नेचुरल बाईपास इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई सुई, टाँका, चीरा फाड़ी, इसमें कोई चीज़ें इसमें नहीं आती है। बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर मानी जाती है। साथ साथ में इसमें कोई भी इंजेक्शन देने की या दवाई देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। पेन फ्री होती है एब्सोल्युटली, यानी कि सिर्फ जो आपके जो पैर होते हैं, थाइज होती है, कमर होती है, उसमें हम कफ, जैसे बीपी इंस्ट्रूमेंट्स के होते हैं ना, वैसे कफ हम बांधते हैं और उसको क्रॉनिकली, सिक्वेंशियली उसको फुलाया जाता है। उससे क्या होता है कि ये जो भी कफ होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वो ब्लड को रिवर्स में फ्लो कराते हैं, यानी कि हार्ट को रिवर्स में ब्लड देते हैं। अगर इसका फंडामेंटल अगर हम समझते हैं तो क्या होता है, अपना जो हार्ट है उसमें दो साइकिल होती है। एक होता है सिस्टोल, यानी कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरे शरीर को खून देता है। दूसरा होता है डायस्टोल, यानी कि हार्ट जब रिलैक्स होता है तब उसमें खून आता है। प्लस डायस्टोल के टाइम हार्ट की जो नलियां होती है, हार्ट को जो खुद को खून सप्लाई करती है, उसके अंदर भी ब्लड आता है। और तो ये इसके बेसिक फंडामेंटल है। तो जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है, यानी कि जो नीचे वाला प्रेशर, उस समय हम ये जो बीपी का पैरों में, थाइज में और कमर में जो लगाया है, उसके कॉन्ट्रैक्शन करके हम ब्लड को रिवर्स फ्लो कराते हैं। और क्या होता है कि ये सारी जो नलियां होती है डायस्टोलिक पीरियड में, वो ब्लड उसमें भरा जाता है। और जैसे कैसे हम फुगे में फूंक मार के फुलाते हैं ना, वैसे ही उसकी छोटी छोटी हजारों लाखों कोशिकाएं होती है, उसके अंदर ब्लड फिल होता है। देखिए, हार्ट के पेशेंट्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि उनकी जो नलियां होती है उसमें ब्लॉकेज होता है। अब एंजियोग्राफी के दौरान हम माइक्रो वेसल नहीं देख पाते हैं। दो टाइप की नलियां होती है। एक होती है मैक्रो वेसल्स, जो भी बड़ी बड़ी जो तीन नसें जो बोलते हैं ना, वो हार्ट में होती है। एलएडी होती है, एल6 होती है एंड आरसीए होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी। बट हजारों लाखों ऐसी छोटी छोटी नसें होती है जो मसल्स में पेनिट्रेट करके हार्ट को पूरा ऑक्सीजनेट करती है। उन सब नसों में ना ही आप स्टेंट डाल सकते हो, उन सब नसों में ना ही आप कोई चिरा करके या ऊपर से ग्राफ्ट डाल के आप बाईपास कर सकते हो। तो जो माइक्रोवास्कुलेचर का जो प्रॉब्लम है, जिसके कारण सांस फूलती है, जिसके कारण चेस्ट पेन होता है और जिसके कारण हार्ट में अटैक होके डेथ भी हो सकती है, वो माइक्रोवास्कुलेचर सिर्फ और सिर्फ नेचुरल बाईपास यानी कि ईईसीपी थेरेपी की इस मेथड के थ्रू ही ओपन अप किया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ईईसीपी का काम जो है वो हार्ट के कोलेटरल सर्कुलेशन को डेवलप करवाने के लिए है। हार्ट के, किडनी के, ब्रेन के, सारे उसमें। तो समझते हैं कि कोलेटरल सर्कुलेशन किसको बोलते हैं। हार्ट के अंदर एक प्रॉब्लम है कि जो हार्ट की नसें जो हैं, राइट, जो भी सप्लाई करती है, वो दूर दूर में पोजीशन पे है। एक यहाँ है तो दूसरी यहाँ पे है, और इसके बीच में क्रॉस लिंकेजेस बहुत कम होते हैं बट वो काफ़ी कम प्रेजेंट है। जैसे कि ये नस दूर है और ये नस जो दूर है, यहाँ पे बीच में कोई सप्लाई आपको नहीं दिखेगा। ठीक। सो जैसे कि अगर हम हाथ की बात करें तो हाथ में दो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स, उनकी नलियां जाती है, और उस दो में से अगर एक को हम कंप्लीटली ब्लॉक कर दें या बंद कर दें तो भी हाथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इसको बंद कर दिया तो ये जो नस है उसकी क्रॉस सप्लाई जो कोलेटरल्स होती है वो हाथ को जिंदा रखेगी। अगर इसको बंद कर दिया तो इसकी कोलेटरल्स जाके हाथ को जिंदा रखेगी। तो इसको बोलते हैं कोलेटरल ब्लड सर्कुलेशन।
तो हार्ट की आपको मान लो हार्ट अटैक आया है, एक नस बंद है, तो पूरा ये एरिया डेड हो जाता है। बट अगर आपकी कोलेटरल्स डेवलप्ड है तो क्या होगा, ये नली बंद हुई, दूसरे से सप्लाई आ गया, अगर ये नली बंद हो गई तो यहाँ से सप्लाई आ गया। तो इस पूरी चैनल्स को बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन। जो भी मैराथन रनर्स थे फास्ट में, जो मैराथन दौड़ते थे ना, उनका हार्ट बहुत ही ज्यादा वास्कुलर होता था। जब भी ऑटोप्सी करते थे, मरने के बाद देखते थे, तो वो वास्कुलेचर देख के लोगों को, ऐसा साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को पता चला कि ये क्यों, कैसे हो रहा है। तो पता चला कि जब वो दौड़ते थे तब उसके काफ एंड थाइस के काउंटर पल्सेशन, यानी कि पल्सेशन के कारण ब्लड जो है वो रिवर्स फ्लो करता था एंड डायस्टोलिक फीलिंग उनका काफी अच्छा होता था। इसके कारण उसका हार्ट में कोलेटरल्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और आसान भाषा में समझते हैं, अगर आप जब जिम जाते हैं तो जिम जाने के बाद आपने देखा होगा ऐसे डंबल पकड़ के अगर आपने 15-20 दिन ऐसे ऐसे सेट्स मारे तो आपको ऐसे हरी हरी छोटी छोटी नलियां हाथ में डेवलप होती हुई दिखती होगी। उसी नस को जैसे डेवलप कराया जाता है तो अपना हार्ट भी एक मस्कुलर ऑर्गन है, वो भी मसल है, तो हार्ट की नसों को भी डेवलप किया जा सकता है। तो हार्ट अगर एक बार वास्कुलर बन गया तो उसमें हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हार्ट का सर्कुलेशन इंप्रूव होने के कारण उसका पंपिंग भी इंप्रूव होता है एंड बहुत सारे फायदे होते हैं एंड नेचुरली बाईपास हो जाता है विदाउट सर्जरी। तो ये सारे हैं फंडामेंटल्स ऑफ ईईसीपी थेरेपी, ये बेस पे ये थेरेपी काम करती है। अब जानते हैं ईईसीपी थेरेपी क्या नहीं है। बहुत सारी मिथ फैली हुई है, उसको बर्स्ट करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट थिंग इज, ईईसीपी थेरेपी से हार्ट के ब्लॉकेजेस ओपन अप नहीं होते हैं। जी हाँ, ईईसीपी थेरेपी कोलेटरल्स डेवलप करती है, जैसे कि हमने बात करी, उससे हार्ट के ब्लॉकेजेस वहीं के वहीं रहते हैं, हार्ट के ब्लॉकेजेस ओपन अप नहीं होते हैं। जैसे कि ऑपरेशन वाला बाईपास सर्जरी जिसको सीएबीजी भी बोलते हैं, उसमें भी ब्लॉकेजेस वहीं के वहीं रखे जाते हैं, ब्लॉकेजेस का कचरा साफ नहीं होता है। एंड एक रीत से, एक तरीके से देखा जाए तो वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी हम ब्लड वेसल के जो नैरो पार्ट और जो बिगड़ा हुआ पोर्शन है उसको हम कुछ मैकेनिकली कुछ करने जाते हैं तो वो कचरा सब आगे जाके छोटी छोटी नसों को ब्लॉक कर देता है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एंजियोप्लास्टी के अलावा आपको बाईपास करना चाहिए ताकि जो पूरा ब्लॉकेज है वो ही बाईपास हो जाए। तो ये एक तरीका होता है। सो यस, इससे आपके ब्लॉकेजेस 80% 90% जो भी है, इससे ब्लॉकेजेस ओपन अप नहीं होंगे, ये उसको बाईपास कर देगी। अब समझते हैं ईसीपी थेरेपी के बेनिफिट्स क्या क्या है। इसके तो वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स बताए गए हैं, टोटल लिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो 20 से 25 इसके बेनिफिट्स हैं। बट जो मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है हार्ट के कोलेटरल्स को डेवलप करना, जिससे करके, जैसे हमने बात करी, हार्ट के ब्लॉकेजेस हैं वो बाईपास हो जाते हैं। तो आपका सेकेंडरी, पहले बोलते थे ना 3 हार्ट अटैक आया और वो एक्सपायर हो गए, वो 3 नसें होती हैं, तो सेकेंडरी हार्ट अटैक यानी कि दूसरी बार हार्ट अटैक आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। अगर आपको चलने पे सांस फूलती है, छाती में घबराहट होती है या कुछ थोड़ा सा पेन जैसा हाथ में जो महसूस होता है, यू नो इट, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो एंजाइना के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं। यानी कि आपको सांस फूलना कम हो जाता है क्योंकि हार्ट को अभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है। छाती में जो दर्द होता था वो भी कम हो जाएगा। साथ साथ में हार्ट का जो पंपिंग होता है, अगर आपका इकोकार्डियोग्राफी हुआ है तो हार्ट की जो सोनोग्राफी होती है ना, अगर उसमें आपका हार्ट का पंपिंग कम है, एलवीएफ नॉर्मली 55 to 65% हार्ट का पंपिंग होता है, जिसको कॉन्ट्रैक्शन कैपेसिटी ऑफ द हार्ट बोलते हैं। अगर वो डाउन है, मान लो 40% हो गया है, 35% हो गया है, जिसके कारण हार्ट ठीक से काम नहीं करता है, तो वो स्टेंट डालने के बाद, एंजियोप्लास्टी बाईपास करने के बाद भी वो इम्प्रूव नहीं होता है या रेयरली होता है। बट अगर ईसीपी थेरेपी करवाते हैं तो माइक्रोवास्कुलर, जैसे कि हमने पहले भी बात करी, उसके इम्प्रूवमेंट के कारण आपका हार्ट का पंपिंग भी बढ़ सकता है। सांस फूलने का सिम्टम, छाती में दर्द जो होता है वो, सेकेंडरी हार्ट अटैक आने के चांसेस, प्लस जो हार्ट का पंपिंग डाउन है वो भी सुधर जाता है। इसके कारण हार्ट फेलियर जो होता है, जो बार बार भर्ती करना पड़ता है, सीधे लेटने पर सांस फूल जाती है, फेफड़ों के अंदर पानी जमा हो जाता है, वो सब जो हार्ट फेलियर के सिम्टम है वो भी सब जो है हम इससे अवॉइड कर सकते हैं। एंड एक रिसेंट अमेरिकन स्टडीज जो हुआ है 5-7 सालों में, उसके अंदर वो बोलता है कि ईसीपी थेरेपी रिगार्डलेस ऑफ हार्ट कंडीशन आपके हार्ट की एज 10 साल तक बढ़ा देती है। जी हाँ, तो आपके आयुष्य में, आपकी उम्र में 10 साल की बढ़ोतरी इससे होती है। साथ साथ में जो कुछ डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उसके डायबिटीज़ में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखा गया है, क्योंकि जो पैनक्रियाज होता है
जो कि इंसुलिन बनाता है, उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण, ऑक्सीजन बढ़ने के कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन इंप्रूव होता है। तो डायबिटिक्स में भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा देखा गया है। दूसरा बेनिफिट है स्ट्रोक पेशेंट्स में। आप जानते हैं ना, जो ब्रेन की नसें होती हैं उसमें ब्लॉकेज के कारण स्ट्रोक आता है। हार्ट में ब्लॉक हुआ तो हार्ट अटैक, ब्रेन में बंद हुआ तो स्ट्रोक होता है। तो स्ट्रोक के पेशेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इसके बाद में उसके हाथों पैरों की ताकत, उसकी ब्रेन का पावर, वो सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो जिसको भी इस्केमिक स्ट्रोक आया है उसके बाद में ये थेरेपी के सेटिंग्स लेने के बाद उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। किडनी वाले जो हमारे पेशेंट्स हैं कि जो किडनी में ब्लॉकेजेस होते हैं ना, किडनी की नसें सिकुड़ गई है, क्रिएटिनिन अप हो गया, डायलिसिस करवा रहे हैं, वो सारे पेशेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा ईसीपी थेरेपी असरकारक है और क्रिएटिनिन लेवल उनका ड्रॉप होता है। साथ साथ में डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी कम हो जाती है। एंड यस, हल्का बड़ा जो क्रिएटिनिन है तो वो लोग क्योर भी हो सकते हैं। एंड ओवरऑल पूरे बॉडी में सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो पूरे जहाँ जहाँ ब्लड का काम आता है वो सारे ऑर्गन्स इससे बेनिफिट होते हैं। सो ये सारे थे ईसीपी थेरेपी के बेनिफिट्स। अब जानते हैं ईसीपी थेरेपी किसको करवाना चाहिए और किसको नहीं करवाना चाहिए। देखिए, किसको नहीं करवाना चाहिए या किसके लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है वो हम पहले बात कर लेते हैं। जो भी हार्ट के वाल्व्स की प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स हैं, है ना, जिनका हार्ट अटैक वाला और वो समस्या नहीं होती, हार्ट की वाल्व्स की, किसी का वाल्व सिकुड़ा है, किसी का वाल्व ट्रांसप्लांट किया हुआ है, किसी के वाल्व में जो है कैल्सिफिक वाल्व है जमा है और उसके कारण सांस फूलने की तकलीफ हो रही है, तो वाल्वुलर हार्ट डिजीज VHD जिसको बोलते हैं, उन लोगों को ईसीपी थेरेपी से कोई फायदा नहीं होगा। उन केसेस के लिए ईसीपी थेरेपी नहीं बनी है, उसके लिए और मेथड्स का यूज करना चाहिए। दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं जिनके वाल्व में बहुत ज़्यादा लीकिंग प्रेजेंट है, यानी कि उनके वाल्व वैसे तो ठीक है बट वो लीक ज़्यादा कर रहे हैं, उसको हम AR बोलते हैं, MR बोलते हैं, मेडिकल टर्म में TR बोलते हैं, वो सब पेशेंट्स में ये थेरेपी अवॉइड करनी चाहिए। उनको ये ऑपरेशन उनके लिए नहीं है। कैसे पता चलेगा? आपको करना है हार्ट का इकोकार्डियोग्राफी या हार्ट की सोनोग्राफी करवाने से पता चलेगा कि आपके हार्ट के जो वाल्व्स हैं वो कितने अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर आपके हार्ट के वाल्व्स ठीक है तभी जाके ये करना है। नेक्स्ट इज जो हार्ट की रिदम के प्रॉब्लम वाले लोग हैं, यानी कि जो हार्ट की गति जो होती है ना, कभी एकदम हार्ट की गति बढ़ गई, कभी हार्ट की गति कम हो गई, और जो हार्ट की इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम्स, यानी कि हार्ट का जो ECG में वेरिएशन और वो सारे गड़बड़ वाले जो केसेस होते हैं, उनमें ईसीपी थेरेपी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि ईसीपी थेरेपी का काम है कोलेटरल डेवलप करवाना। हार्ट की जो इलेक्ट्रिक जो भी फॉल्ट्स होते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं, बहुत सारे जो टैकीकार्डियाज होते हैं, ब्रेडिकार्डियाज होते हैं, अगर आपको है तो यू विल नो इट कि हाँ मुझे इसका प्रॉब्लम है, तो वो सारे केसेस के अंदर भी ईसीपी थेरेपी काम की नहीं है। तो अब समझते हैं कि किसके लिए काम का है। ऐसा हर एक व्यक्ति जिसके पास हार्ट है वो सब के लिए ईसीपी थेरेपी काम की है। यस, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, आप स्मोकिंग करते हैं, तो ये सारे चीज़ों में ईसीपी आपके हार्ट की कोलेटरल डेवलप करा के आपको हार्ट अटैक से बचाएगी। तो इसका प्रिवेंशन में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन भी हमारे पास आते हैं जो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, क्रिकेटर्स हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, स्विमर्स हैं, स्पेशली वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए ईसीपी थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। हर एक के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सेफ मेथड है, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है, इट्स पेनलेस थी। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उसका प्रिवेंटिव वे में भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात कर रहे हैं हार्ट के पेशेंट्स के लिए। सो यस, हार्ट के पेशेंट्स के लिए जो भी नली में ब्लॉकेज वाले जो लोग हैं, अगर 50-60% ब्लॉक है, 80-90% भी ब्लॉक है, आपकी एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है। हाँ, बड़ी नसों में अगर ब्लॉकेज है सो एंजियोप्लास्टी पहले करवानी चाहिए, क्योंकि इससे जैसे हमने बात करी थी वो ब्लॉकेज दूर नहीं होंगे, बट समहाउ एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है, बाईपास का आपको बोला गया है और आपको ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो ये थेरेपी आपके लिए फर्स्ट चॉइस प्रेफरेंस रहता है। बट कभी भी हम इसको एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास के विकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, ये उसका विकल्प नहीं है। अगर आपको एक्यूट इमरजेंसी है, अभी हार्ट अटैक आया, तो आपको ईसीपी नहीं हो सकती है, पहले तो एंजियोप्लास्टी है या जो बाईपास है वो ही करना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी नलियों के अंदर 100% ब्लॉक होने के बाद ही हार्ट अटैक आता है, राइट। उसके बाद जो माइक्रोवास्कुलर जो चीज़ें होती है, हार्ट का पंपिंग डाउन है, सांस फूल रही है, वो सारी चीज़ों के लिए ओनली एंड ओनली ईसीपी थेरेपी इफेक्टिव है। आई थिंक
अभी आप ये चीज़ें डिफरेंस का समझ चुके होंगे। तो ये एंजियोप्लास्टी एंड बाईपास का विकल्प नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बाईपास मत कराओ, एंजियोप्लास्टी मत कराओ और ईसीपी कराओ। नो, इसका रोल अलग है, इसका हर एक केस में रोल है, बट इमरजेंसी केसेस में इसका कोई रोल नहीं है। तो जो भी हार्ट के सब बाकी के जो नली वाले जो प्रॉब्लम वाले केसेस हैं, उन सब के लिए एंजियोप्लास्टी के बाद भी अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, दूसरे हार्ट अटैक से, स्टेंट डालने के बाद भी, बाईपास करने के बाद भी आपको ईसीपी करना है, ताकि और कोलेटरल अच्छे से डेवलप हो और आपकी सर्जरी के बाद आपकी लाइफ और आगे बढ़े। आपकी दवाई का डोजेज भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है एंड आपको जो होता है ना हार्ट अटैक ना आए उसके लिए खून पतला करने वाली दवाइयाँ, साथ साथ में कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती है, बीपी की दवाइयाँ होती है एंड स्पेशली हार्ट की जो भी आपके पंपिंग बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं, वो सारी दवाइयाँ ईसीपी लेने के बाद आपकी कम करी जा सकती है। तो ये सारे जो केसेस हैं, ये सब जो पेशेंट्स हैं जिसको छाती में दर्द होता है, सांस फूलता है, वो सब ईसीपी करा सकते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की कि ईसीपी जो सेशंस होते हैं वो कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और वाई उसका मशीन इतना स्पेशल है। सो ईसीपी थेरेपी के जो यूएस एफडीए बोलते हैं, एक एक घंटे के 1 आवर के 35 टू 45 सेशन लेने होते हैं मशीन में। हाँ, यानी कि जो मशीन होता है, और मशीन भी बहुत टाइप्स के होते हैं। चाइनीज़ मशीन आते हैं, कोई असेंबल्ड मशीन होते हैं। जो हम पर्टिकुलरली जो यूज़ करते हैं दैट इज़ अ 6th जनरेशन जर्मन टेक्नोलॉजी वाला मशीन, क्योंकि जैसे भी हमने कहा था कि हार्ट की 2 साइकिल होती है, 0.8 सेकंड में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन दोनों हो जाता है। सो नैनो सेकंड्स की एक्यूरेसी वाला मशीन चाहिए। अगर उसकी एक्यूरेसी थोड़ी गड़बड़ा जाएगी तो हार्ट भी पंप करेगा और सामने से अगर ये कफ ने भी सामने ब्लड धकेला तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट के ऊपर लोड आ सकता है। तो वी यूज 6th जनरेशन एडवांस्ड जर्मन मशीन। उसके 35 टू 45 सेशंस इस हिसाब से डिजाइन है कि जिसको भी माइल्ड केसेस हैं, यानी कि हार्ट में इतना बड़ा अटैक नहीं आया है और थोड़ा बहुत उनको नलियों में इतना ज़्यादा कैल्शियम नहीं है, एंजियोग्राफी करी है, बट इतना ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं है, तो 35 सेशंस उनके लिए पर्याप्त है। 1 आवर के डेली आना होता है, राइट। संडे में ड्रॉप हो सकता है, हफ्ते में एक बार आपको छुट्टी होती है। सो डेली आपको 35 सेशंस कंप्लीट करने हैं। जो एडवांस्ड केसेस हैं, जिनका हार्ट का पंपिंग कम है, जिनको ज़्यादा हार्ट की तकलीफ हो रही है, स्टेंट डालने की, बाईपास होने की बाद भी गलियों में इश्यूज हैं, तो उन सबको 45 सेशन जो है वो यूएसएफडीए द्वारा रिकमेंडेड है। उसमें भी अगेन हम 15-15 के 3 सेशन, यानी 15 दिन 15 दिन 15 दिन ऐसा हम प्लान करते हैं। बीच में 2-3 दिन का गैप, हफ्ते का गैप चलता है। सो कुल मिला के आपको क्रॉनिकली 35 से 45 सेशंस लेने होते हैं और तकरीबन माने तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको इसको कंप्लीट करना है। बीच में गैप अलाउड है पर इतना लंबा गैप अलाउड नहीं है। कहाँ ये मशीन्स है? यस, आईक्योर के जो भी हमारे हार्ट सेंटर्स है, जहाँ जहाँ भी इंडिया में है, आपको ब्रांचेस का लिस्ट नीचे आ रहा होगा, तो वो सारी जगह पे आप ईसीपी हमारे एडवांस्ड मशीन्स का यूज़ कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है, जो हमारे पेशेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी ईसीपी कहाँ पे कराया है, तो वो बोलते हैं कि जो दूसरे मशीन्स होते हैं उनके 2 सेशन बराबर आपका 1 सेशन है, इतना इफेक्टिव मशीन है। मैंने कहा यस, इतने सालों के मेहनत, 1.5-2 साल के वेटिंग के बाद वी हैव इम्पोर्टेड दिस मशीन्स फ्रॉम जर्मनी, so they are very effective. You can take advantage of our machines. So आपने ईसीपी के सेशंस लिया, अब समझते हैं इसकी कोई साइड इफेक्ट है क्या, इससे कुछ प्रॉब्लम होते हैं। सो बहुत अच्छे से समझिएगा। इसकी जो जनरल साइड इफेक्ट होती है उसमें क्या होता है कि पैरों में बहुत बार जो कफ होते हैं ना, वो उसके प्रेशर के कारण फ्रिक्शन होता है। खैर हमारे एडवांस मशीन में ये चीज़ें काफ़ी कम है दूसरे के उसमें से, बस स्टिल वो फ्रिक्शन के कारण बहुत बार पैरों के अंदर टेम्पररी रैशेस हो जाते हैं, थोड़े थोड़े ब्लिस्टर्स जैसा हो सकता है। ये हर 10 में से 1 या 2 लोगों को होता है एंड 2-4 दिन के अंदर चला जाता है। तो इट्स कोई बहुत बड़ा इसका साइड इफेक्ट, परमानेंट डैमेज वगैरह नहीं है, बट किसी किसी को ऐसे ब्लिस्टर्स हैं, रैशेस है, ये चीज़ें उनमें होती है। बाकी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है कि इससे होके कोई चक्कर आया, बीपी फॉल हो गया, हार्ट में पेन चालू हुआ, नो, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ये कम्प्लीटली सेफ है। यस,
कोई अगर दूसरा मशीन है, कोई नॉन टेक्निकल या चाइनीज़ मशीन है, एंड यस कोई अगर आपका जो ईसीपी परफॉर्म करने वाला जो टेक्नीशियन है उसके सेटिंग्स अगर ठीक से नहीं बैठे, काफ़ी सारे सेंटर्स में ये चीज़ें भी होती है, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट जब पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो तब कफ ने अगर सामने से प्रेशर दिया तो आपको हार्ट में जोर का झटका जैसा फील होता है, थोड़ा सा ऐसा सांस वो होती है, एंड कभी कभी ये चीज़ें होती है। फिर लोग काफ़ी जो भी होते हैं ईसीपी करने वाले काफ़ी ट्रेंड होते हैं, बट स्टिल कोई ऐसे सेंटर्स जो है साउथ में 1-2 ऐसे केसेस हुए थे, सो वी हैव टू बी केयरफुल कि आप अच्छा सेंटर ही सिलेक्ट करें ताकि ये जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे बचा जा सके। सो अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो बार बार पूछा जाता है कि पता कैसे चलेगा कि ईसीपी थेरेपी से कितना फ़ायदा हुआ है। एंजियोग्राफी के बाद, स्टेंट रखने के बाद तो नली दिखती है कि हाँ चलो नली ओपन अप हो गई, चलो रिजल्ट उसका दिखा, सिम्टम्स का जो भी हो वो बात की बात है, पर पता तो ऐसे चलेगा कि ईसीपी से बेनिफिट हुआ कि नहीं। सो इसकी पता करने की 4-5 मेथड्स हैं। सबसे पहली मेथड, आप दोबारा एंजियोग्राफी भी करा सकते हैं, है ना। एक बार एंजियोग्राफी कराई, उसमें ब्लॉकेज हुआ, मानो स्टेंट डलाया है, बाईपास कराया है, कुछ नहीं कराया है, और बाद में ईसीपी थेरेपी आपने करवाई, ईसीपी थेरेपी के सेशंस के बाद आपने फिर से एंजियोग्राफी कराई, तो आपको रिजल्ट उसमें दिखेगा। बट दूसरी बार एंजियोग्राफी कराना बहुत डिफिकल्ट है, पेनफुल भी है। सो एक दूसरा शॉर्टकट है, आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी रिपीट कर सकते हैं। पहले सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराइए, ईसीपी के सेशंस लीजिए, और सेशंस के बाद में सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कराइए। सी द डिफरेंस, कितना दोनों में डिफरेंस है वो भी विजिबली आपको दिखेगा। कुछ और आसान रास्ता, ट्रेडमिल टेस्ट, जो टीएमटी होता है, पट्टे पे दौड़ने वाला, वो आप करा सकते हैं, जिसमें कोई आपका बड़ा खर्चा भी नहीं बैठेगा, आपको कोई ऑपरेशन भी नहीं कराना है, सुई नहीं डलानी, एंजियोग्राफी नहीं करानी है, सिर्फ टीएमटी करके आपको रिजल्ट इसमें दिखेगा कि कैसा आपका इसमें इम्प्रूवमेंट है, पहले आपको कैसे क्या चीज़ें होती थी और बाद में क्या होता है। सो ट्रेडमिल टेस्ट इज़ अ वेरी गुड मेथड टू नो। इकोकार्डियोग्राफी तो बिल्कुल करते ही करते हैं, तो इको में इम्प्रूवमेंट है, सोनोग्राफी जो है ना हार्ट की, उसमें तो दिखेगा ही कि हार्ट में कितना इम्प्रूवमेंट आपका है। नेक्स्ट, बहुत ही आसान सबसे इफेक्टिव मेथड होती है, आपको कैसा फील हो रहा है, राइट। हमारे जो भी पेशेंट्स हैं उनको हम उनके सिम्टम्स के द्वारा जज करते हैं, उनको खुद को बताते हैं कि यस ईसीपी आप चालू करते हैं, उसके पहले जाके अभी कितना माला आप स्टेयर्स चढ़ सकते हैं, कितना चल सकते हैं, ढलान चढ़ने पे क्या होता है। ईसीपी के 5 से 7 सेशन के बाद उनको वो सिम्टम्स में इम्प्रूवमेंट दिखता है, और वो खुद बताते हैं कि भाई अब मैं 1-2 माले चढ़ूँ ना तो मुझे अभी ठीक ठाक लग रहा है। जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते हैं, 10वें सेशन, 15वें सेशन के बाद जो है उनको वो उनका स्टेमिना और इम्प्रूव होता जाता है, तो उनको खुद को ही पता चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ कि देखो पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, ठीक है घर जाओ जाओ, नहीं, आपको खुद को पता चलता है कि हाँ मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। आपने शायद हमारे और वीडियोस देखे होंगे, टेस्टिमोनियल्स देखे होंगे, हमारे गूगल पे भी आपने पढ़ा होगा, तो बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं इसके। फिर धीरे धीरे जैसे ही सेशंस कंप्लीट होते हैं तो आपके सिम्टम्स ऑलमोस्ट डिक्रीज हो जाते हैं। हमारे काफ़ी सारे पेशेंट्स की डायबिटीज़ की मेडिसिन हमें कम करनी पड़ती है, बीपी की मेडिसिन सामने से ही कम करनी पड़ती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड जो भी हार्ट के सिम्टम्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आता है। तो ये अपने आप ही आपको ही पता चल जाएगा कि इसकी इफेक्ट कितनी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सो अगर अभी भी आपको कोई ईसीपी थेरेपी के बारे में कोई डाउट है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्लिनिक की विजिट कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हम कंसल्ट करते हैं, तो आप वीडियो कंसल्टेशन के बारे ले सकते हैं। एंड कोई भी आपकी क्वेरी है तो वी आर एबल टू हेल्प यू आउट। ये वीडियो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, किसी की हार्ट की इश्यूज़ है, किसी को कोई तकलीफ है, अगर आपको लगता है तो आप कृपया उनको ये गाइडेंस सजेशन दीजिएगा। एंड आईके और ईसीपी थेरेपी के एडवांस जर्मन मशीन्स का काइंडली आप लाभ लीजिए और अपने हार्ट को स्वस्थ बनाइए। थैंक यू सो मच।